सूर्यनगर कॉलोनी में रहने वाली कंजूस श्यामला को कौन नहीं जानता। उस इलाके में ऐसा कोई नहीं था। अगर कंजूसों का कोई संघ होता तो श्यामला ही उसकी अध्यक्ष होती। अगर कंजूसों को पुरस्कार या इनाम मिलता तो निश्चित रूप से श्यामला को ही पहला पुरस्कार मिलता। रोज की तरह उस दिन भी सुबह जल्दी उठकर थैला लेकर चलने लगी। कॉलोनी में अभी तक कोई उठा नहीं है। जल्दी से नेताजी कॉलोनी जाती हूँ। वहाँ रात को सब्जियाँ की बाजार लगी थी। बिकने से बची हुई अच्छी अच्छी सब्जियाँ फेंक कर चले गए होंगे। अब मैं जाकर उन्हें ले आऊंगी, पैसे भी बचेंगे और ताजी सब्जियाँ भी मिल जाएंगी। ये सोचते हुए वो नेताजी कॉलोनी की ओर बढ़ी। बाजार से बची हर तरह की सब्जियाँ सड़क पर पड़ी हुई थी। उन्हें देखकर श्यामला बहुत खुश हुई और बिना देर किए जो भी सब्जी आंखों के सामने दिखी वो उसे अपने थैले में डालती गई। कुछ समय बाद श्यामला के पति राजेश्वर नींद से जागे और श्यामला को देख नहीं पाए। बगल में कमरे की दीवार पर लगी घड़ी को देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। और क्या, आज भी मेरी कंजूस पत्नी कहीं सब्जियां या राशन का चावल इकट्ठा करने गई होगी। श्यामला की कंजूस बुद्धि तो बदलेगी नहीं। मैं कितना भी बिजनेस करके कमा लूं, क्या फायदा उससे। वो अपनी आदत बदलेगी नहीं। और बेटे की शादी नहीं हो रही है, मैं क्या करूं। गहरी सांस लेकर राजेश्वर फिर से सो गया। ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ समय बाद श्यामला खुश होकर सब्जियां भरी थैली के साथ किचन में आई। हर तरह की सब्जियां किचन के टेबल पर डाल दी और उसे देखकर बहुत खुश हुई। आहा, अब हफ्ते भर तक सब्जियों की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर वो बेडरूम की तरफ आई और सोए हुए पति को देखा। अभी तक नींद से नहीं उठे हैं। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। श्यामला के बारे में जानने वाला कोई भी अपनी लाडली बेटी को उस घर में बहू बनाकर भेजने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए श्यामला का बेटा सुधाकर ये समझकर कि उसकी शादी कभी नहीं होगी, अपने दोस्त किरण को फोन करता है। किरण फुटपाथ पर खड़ा होकर इधर उधर देख रहा था। किरण, मैंने एक फैसला लिया है, प्यार करके शादी करने का ना। बस सुधाकर, अब देर किए बिना DDLJ में शाहरुख की तरह, मैंने प्यार किया में सलमान की तरह, बेफिक्रे में रणवीर सिंह की तरह बन जाओ। वो नहीं किरण, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? नहीं सुनूंगा। तुमने जो फैसला लिया है वो अच्छा है। लव करने के लिए जितनी हाइट और वेट चाहिए वो तो है तुम्हारे पास। और जगह जगह फटी और छेद वाली शर्ट जीन्स पहन लो, हाथों पर सुंदर टैटू बनवा लो। हाँ, ऐसा जोश से कहते हुए किरण की बातों पर सुधाकर बीच में टोकने लगा। किरण, थोड़ी देर मेरी बात सुनो। ऐसा कहने पर भी किरण उसकी बात नहीं सुनता। अरे मेरे यार, बाइक में पेट्रोल भरवा लो पहले। सुंदर गुलाब का फूल लेकर कॉलेज और पार्क का चक्कर लगाते रहो। कोई ना कोई लड़की तो जरूर सेट हो जाएगी। रजिस्ट्री मैरिज भी करवा लो, मैं आकर गवाह के तौर पर साइन कर दूंगा। ऐसा सुनकर सुधाकर को बहुत गुस्सा आया। अरे ओ पागल, क्या तुम मेरी बात सुनोगे या ऐसे ही कौवे की तरह चिल्लाते रहोगे? हाँ, मैं संन्यास लेकर हिमालय जाना चाहता हूँ। सुधाकर की ये बात सुनकर किरण जोर से बोला, नहीं, ऐसा मत करो। किरण जोर से चिल्लाने लगता है। बस सड़क के पास जा रहा एक कुत्ता भी डरकर भौंकने लगता है। ये देखकर किरण भागना शुरू करता है और कुत्ता भी भौंकते हुए उसका पीछा करता है। 2 दिन बाद प्रसिद्ध व्यवसायी राजशेखर अपने 30 साल के बेटे सुधाकर के साथ रंगपुर में एक चाय की दुकान के पास बेंच पर बैठकर स्वादिष्ट चाय बनाने वाले चंद्रा को लगातार देखते रहते हैं। डैडी, सच बताओ, जो चाय बना रहा है क्या वो आपका दोस्त है? हाँ बेटा, वही मेरा बचपन का दोस्त चंद्रा है। बेटा, अभी तक मुझे पहचान नहीं पाया। अगर पहचान लेता तो ऐसे चुप ना रहता। अगर माँ को पता चला कि हम इतने दूर आए हैं तो? कुछ नहीं होगा बेटा, मैं देख लूंगा। चंद्रा गरम गरम चाय लाकर परोस देता है। अरे ओ मोटे, चंद्रा। ये पुकार सुनकर चंद्रा को अपने दोस्त राजशेखर की याद आ गई। चंद्रा राजशेखर को देखकर बहुत खुश हुआ। अरे शेखर, तुम? ऐसा लगा कि कार में कोई अमीर महाराजा आया है। तुम बताओ कैसे हो? इस अभिवादन के बाद सब लोग कार में चंद्रा के घर पे गए। घर में रखी कुर्सियों पर राजशेखर और सुधाकर बैठ गए। चंद्रा खड़ा ही था। तब चंद्रा की बेटी वैदेही पानी लेकर आई।
सुधाकर तो उसे पहली नजर में ही वैदेही पसंद आ गई। पानी पिए बिना वो एकटक वैदेही को देखता रहा। उस नजर को देखकर राजशेखर ने चंद्रा से आने का कारण बताया। वैदेही शर्माकर अंदर चली गई और सुधाकर खुश हो गया। क्या हुआ चंद्रा, बात नहीं करोगे? मेरी बेटी को तुम्हारे घर की बहू बनाकर भेजने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस कंजूस बहन श्यामला के बारे में सोच रहा हूँ। श्यामला के बारे में इतना मत सोचो। वैदेही निश्चित रूप से अपनी कंजूस सास को सही तरीके से सबक सिखाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं हूं ना, मेरी बात मानकर मेरे बेटे और अपनी बेटी की शादी करवा दो। राजशेखर ने भरोसा दिलाया तो चंद्रा शादी के लिए मान गया। राजशेखर और सुधाकर खुशी से कार में बैठकर घर वापस आ गए। राजशेखर ने श्यामला को अपने बेटे के लिए तय किए गए शादी के रिश्ते के बारे में बताया। श्यामला भी खुश हो गई और मन ही मन सोचने लगी, मैं अपनी बहू को बचत के टिप्स बताकर अपने जैसा बना लूंगी। 10 दिनों में सुधाकर और वैदेही की शादी धूमधाम से हो गई। बेटा बहू शादी के कपड़ों में घर आकर दरवाजे के सामने खड़े हो गए। ये देखकर श्यामला बोली, अंदर आ जाओ बेटा, ऐसे दरवाजे पर क्यों खड़े हो? सासू माँ, नए जोड़ों को आरती नहीं देते क्या? इस समय घर में आरती का सामान नहीं है बहू, कुछ मत सोचो, अंदर आ जाओ। वैदेही को अपनी सास श्यामला की कंजूसी समझ आ गई। नए जोड़े घर में आए। उस दिन से श्यामला ने बहू वैदेही को अपने कंजूसी के टिप्स बताना शुरू कर दिए। वो टिप्स सुनकर वैदेही का तो सिर घूमने लगता है, लेकिन वैदेही खुद को संभाल लेती है। एक दिन पास में सब्जी मंडी लगने की बात वैदेही को पता चली तो उसने श्यामला से पूछा, सासू माँ, आप पैसे दे दो, मैं बाजार जाकर सब्जियां लेकर आऊंगी। जैसे ही उसने पूछा, श्यामला चौंक गई। बहू, बाजार में हमें ताजी सब्जियां कभी नहीं मिलती, मैं तुम्हें सुबह सुबह ले जाऊंगी, तब हमें ताजी सब्जियां भी मिलेंगी और वो अच्छी भी होंगी। वैदेही ने उसकी बात मान ली। सुबह सुबह वैदेही को लेकर थैला पकड़कर नेताजी कॉलोनी रोड पर श्यामला चली गई। वहाँ सारी सब्जियां रोड पर पड़ी थी। वैदेही हैरान हो गई, ताजी सब्जियां कहा था, यहाँ तो सब नीचे पड़े हैं। श्यामला ने बीच में टोकते हुए कहा, बहू, नीचे पड़ी सब्जियों में अच्छी, ताजी और चमकदार सब्जियां होती हैं, जल्दी जल्दी उन्हें उठाकर थैले में डाल लो। ऐसा कहकर श्यामला रोड पर पड़ी सब्जियों को थैले में डालते हुए आगे बढ़ती रहती है। वैदेही ये सब देखकर आश्चर्य से खड़ी रह गई। कुत्ते के भौंकने पर वो सदमे से बाहर आई। सासू माँ, इतनी कंजूसी! अब देखो। उसने आसपास देखा, थोड़ी दूर पर भौंकता हुआ कुत्ता आता हुआ दिखा। वैदेही को एक उपाय मिला और वो श्यामला के पास गई। सासू माँ, भौंकते हुए कुत्ते के पास ताजी सब्जियां हैं। ऐसा कहकर वैदेही और श्यामला कुत्ते के पास गए। कुत्ता भौंक रहा था और श्यामला ने बैंगन पकड़कर उसे मारा। बस वो कुत्ता भौंकते हुए श्यामला पर चढ़ गया और ये देखकर श्यामला डरकर भागने लगी। कुत्ता भी भौंकते हुए श्यामला के पीछे पीछे भाग रहा था। श्यामला डर से बेकाबू होकर रोड पर गिर गई। पैर और हाथ टूट गए। अस्पताल के बिस्तर पर पैर और हाथ पर पट्टियां बांधकर वो दर्द से करा रही थी। राजशेखर, सुधाकर और वैदेही वहां आए। अब देखो श्यामला, तुम्हारी कंजूसी की वजह से 500 रुपए का खर्च 5 लाख तक पहुंच गया। ये सुनकर श्यामला हैरान हो गई। क्या 5 लाख? बाप रे! ऐसा कहते ही वैदेही ने बीच में टोका, अरे सासू माँ, सदमे से गिर मत जाना, उसका भी बिल लगेगा और 2 लाख बढ़ जाएंगे, कुल 7 लाख का खर्च होगा। वो भी सच है बहू, मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूँ, मुझे अक्ल आ गई है। वो 5 लाख भरकर मुझे घर ले चलो। अब से घर की चाबियाँ बहू को दे दूंगी मैं, सब कुछ बहू ही देखेगी। सबके चेहरे पर खुशी आ गई। 2 दिन बाद पट्टियों के साथ श्यामला घर वापस आई और बस बिस्तर पर लेट गई। राजेश्वर और वैदेही बात कर रहे थे। कुल मिलाकर भौंकते हुए कुत्ते को आड़ बनाकर अपनी सास की जान भी बचाई और शरीर को भी कुछ नहीं होने दिया। कमाल कर दिया बहू तुमने, तुम्हारी सूझबूझ को सलूट। श्यामला ने ये सब सुना और आश्चर्य से मुंह बनाने लगी। तो ये सब मेरी बहू की होशियारी है, बहू से सावधान रहना पड़ेगा। तब से श्यामला ने वैदेही की बात सुनना शुरू किया और तब से घर में हंसी फैलने लगी। सब खुश खुश रहते थे।